नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। चलिए आज एक कल्पना से शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई आज भारत में एक बच्चे को गोद लेने का फैसला करता है। ये ये एक बहुत बड़ा जिंदगी बदलने वाला फैसला है। लेकिन इस इमोशनल जर्नी के साथ ही एक कानूनी सफर भी शुरू होता है और वो अक्सर एक उलझे हुए रास्ते जैसा लग सकता है। आज की हमारी पड़ताल का आधार भारत में बाल दत्तक ग्रहण के कानूनी ढांचे से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कानून क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये कानून असल में काम कैसे करते हैं और एक आम इंसान के लिए इनके क्या मायने हैं। तो उस पहले सवाल पर आते हैं जो किसी भी भावी माता पिता के मन में आएगा। जब हम कहते हैं कि किसी ने बच्ची को लीगली गोद लिया है, तो इसका असल मतलब क्या है? ये किसी बच्चे के बस देखभाल करने से कितना अलग है? ये इस पूरी चर्चा की नींव है, क्योंकि आम बोलचाल में हम गोद लेना शब्द का इस्तेमाल काफी ढीले ढाले तरीके से कर लेते हैं, लेकिन कानून की दुनिया में इसका मतलब बहुत सटीक और गहरा है। हमारे स्रोत इसे एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया बताते हैं, एक लीगल प्रोसेस, जिसके जरिए कोई व्यक्ति या दंपति किसी बच्चे को अपनी वैध संतान के रूप में अपनाते हैं। अच्छा, एक कानूनी प्रक्रिया। हाँ, और यहाँ सबसे क्रांतिकारी बात आती है। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही उस बच्चे को वे सारे अधिकार, सारी सहूलियतें और सारी जिम्मेदारियां मिल जाती हैं जो एक जैविक बच्चे को जन्म से मिलती हैं। सारे। ये सिर्फ एक सामाजिक रिश्ता नहीं है, ये बच्चे की कानूनी पहचान का एक परमानेंट बदलाव है। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। मतलब कानून की नज़र में गोद लिए गए बच्चे और परिवार में जन्मे बच्चे के बीच बिल्कुल कोई फर्क नहीं रह जाता। कोई फर्क नहीं। लेकिन जब आप कहते हैं सारे अधिकार, तो इसमें क्या क्या शामिल है मोटा मोटा? सारे अधिकार का दायरा बहुत बड़ा है। इसका मतलब है बच्चे को परिवार का सरनेम मिलना, माता पिता की चल और अचल संपत्ति में बराबर का कानूनी हक मिलना, और विरासत के कानूनों का उस पर ठीक वैसे ही लागू होना जैसे किसी जैविक संतान पर होता है। अच्छा। पर इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक और बात है। हमारे स्रोतों के अनुसार गोद लेने की प्रक्रिया पूरी होने पर बच्चे का अपने जन्म देने वाले परिवार से कानूनी रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हमेशा के लिए? हाँ, ये एक बहुत बड़ा इमोशनल और लीगल दोनों ही कदम है, और ये बच्चे को एक स्थायी और सुरक्षित भविष्य की गारंटी देता है, जो किसी भी तरह की टेम्पररी केयर जैसे कि फॉस्टर केयर से बिल्कुल अलग है। अपने जन्म के परिवार से कानूनी रिश्ते का खत्म हो जाना, ये वाकई इस प्रक्रिया की गंभीरता को दिखाता है। तो जाहिर है इतने मजबूत और स्थायी नतीजों वाली प्रक्रिया के लिए एक ठोस कानूनी ढांचा भी जरूरी होगा। बिल्कुल। और यहीं पर चीजें थोड़ी हैरान करने वाली हो जाती हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि भारत में इस काम के लिए कोई एक सीधा साधा कानून नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए 3 अलग-अलग कानूनी रास्ते हैं। बिल्कुल, और ये भारत की जो सामाजिक और कानूनी विविधता है उसे दिखाता है। ये तीनों रास्ते एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, बल्कि अलग-अलग स्थितियों और समुदायों के लिए काम करते हैं। इन्हें एक-एक करके समझने से पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे अहम है किशोर न्याय यानी बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015, जिसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या जेजे एक्ट भी कहते हैं। हाँ, जेजे एक्ट। ये भारत में गोद लेने की प्रक्रिया का मुख्य और सबसे व्यापक कानून है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एक धर्मनिरपेक्ष कानून है, मतलब अ सेक्युलर लॉ। सेक्युलर? हाँ, ये भारत के सभी नागरिकों पर बराबर लागू होता है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। ये कानून खास तौर पर उन बच्चों के पुनर्वास पर फोकस करता है जिन्हें देखभाल और संरक्षण की जरूरत है, जैसे अनाथ, घर से भागे हुए या किसी वजह से अपने परिवार से अलग हो चुके बच्चे। एक धर्मनिरपेक्ष कानून, ये बात बहुत महत्वपूर्ण लगती है। ऐसा क्यों है कि एक सेक्युलर कानून का होना इतना जरूरी है? क्या सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों में गोद लेने की व्यवस्था नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है नहीं। असल में नहीं। जैसे हिंदू कानून में तो गोद लेने की एक लंबी परंपरा और स्पष्ट कानूनी व्यवस्था है, लेकिन अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ को देखें तो उसमें कफाला यानी कफाला का कॉन्सेप्ट है। कफाला? जी, कफाला का मतलब है किसी बच्चे की देखभाल और परवरिश की जिम्मेदारी लेना, उसकी आर्थिक मदद करना, जो कि एक बहुत नेक काम है, लेकिन ये कानूनी गोद लेने जैसा नहीं है। अच्छा। कफाला के तहत बच्चे को अभिभावक का नाम या उनकी संपत्ति में कानूनी हक नहीं मिलता है।
इसीलिए जे एक्ट इतना क्रांतिकारी है। यह उन समुदायों के लोगों को भी कानूनी तौर पर माता-पिता बनने का पूरा अधिकार देता है, जिनके पर्सनल लॉ में इसकी वैसी व्यवस्था नहीं है। तो एक तरह से इसने सबके लिए दरवाजे खोल दिए। बिल्कुल, ये सबको एक समान अवसर देता है। अच्छा, तो जे एक्ट हो गया। अब इसी से जुड़ा हुआ दूसरा नाम आता है कारा, CARA। ये क्या है और इसकी क्या भूमिका है? कारा यानी सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ये इस पूरी व्यवस्था का आप कह सकते हैं दिल और दिमाग है। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी? हाँ, अगर जे एक्ट एक संविधान की तरह है जो सिद्धांत तय करता है, तो कारा और उसके नियम उस संविधान को लागू करने वाली गाइड बुक हैं। वो बताते हैं कि प्रक्रिया कैसे होगी। कैसे होगी मतलब कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे कारा के नियम ही ये तय करते हैं कि कौन गोद ले सकता है। मिसाल के तौर पर कोई अकेली महिला, लड़का या लड़की किसी को भी गोद ले सकती है, लेकिन एक अकेला पुरुष सिर्फ लड़के को ही गोद ले सकता है। ओह अच्छा। इसी तरह भावी माता पिता और बच्चे की उम्र के बीच कम से कम 25 साल का अंतर होना जरूरी है। नियम? ये नियम सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि बच्चे की सुरक्षा और भविष्य को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। सही बात है। और कारा ने ही पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया है। अच्छा। कुछ साल पहले तक अलग अलग राज्यों में नियम थोड़े अलग हो सकते थे, बहुत कंफ्यूजन होता था। कारा ने एक नेशनल पोर्टल बनाया है जिससे अब कोई भी भावी माता पिता, चाहे वो दिल्ली में हो या कोयम्बटूर में, एक ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम से जुड़ सकता है। ये तो बहुत बड़ा सुधार लगता है, एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम। लेकिन एक सवाल है जी। जब हमारे पास जे एक्ट जैसा एक आधुनिक सेक्युलर कानून है जो सबके लिए है और उसे लागू करने के लिए कारा जैसी एजेंसी भी है, तो फिर उस तीसरे कानून की क्या जरूरत है? हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956, ये 70 साल पुराना एक समुदाय विशेष का कानून आज भी क्यों मौजूद है? क्या ये सिस्टम को और जटिल नहीं बनाता? ये सवाल भारत के कानूनी इतिहास की जड़ों तक जाता है। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम, जिसे हम हमा भी कहते हैं, एक पर्सनल लॉ है। पर्सनल लॉ? जी। ये जे एक्ट के आने से बहुत पहले से मौजूद है। ओके। और ये हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदाय पर लागू होता है। इन समुदायों में गोद लेने की एक धार्मिक और सामाजिक परंपरा रही है। हमा उसी परंपरा को कानूनी रूप देता है। तो इसका दायरा अलग है? हाँ, इसका दायरा और प्रक्रिया जे एक्ट से काफी अलग है। जे एक्ट मुख्य रूप से अनाथालयों या चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रह रहे बच्चों के लिए है, जबकि हामा के तहत गोद लेने की प्रक्रिया परिवारों के भीतर भी हो सकती है, जैसे कोई अपने रिश्तेदार के बच्चे को गोद ले रहा हो। अच्छा। इसमें माता पिता सीधे बच्चे के जैविक माता पिता से गोद ले सकते हैं, जिसके लिए एक रजिस्टर्ड एडॉप्शन डीड की जरूरत होती है। इसमें कारा की सीधी भूमिका उस तरह से नहीं होती जैसी जे एक्ट के तहत होती है। तो ये एक तरह से एक पारंपरिक रास्ता है, आप कह सकते हैं। ये उन समुदायों को दत्तक ग्रहण के लिए एक पारंपरिक और धर्म आधारित कानूनी रास्ता देता है, जो आज भी प्रासंगिक है। तो अगर मैं इसे ठीक से समझ रही हूँ, हमारे पास एक मुख्य सेक्युलर हाईवे है, जे एक्ट और कारा, जो सभी भारतीयों के लिए खुला है। और उसके समानांतर एक और रास्ता है, हामा, जो सिर्फ एक खास समुदाय के लिए है और जिसकी प्रक्रिया भी अलग है। आपने बिल्कुल सही समझा। यह एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है। ये भावी माता पिता को विकल्प देता है कि वे किस कानूनी रास्ते को अपनाना चाहते हैं, बशर्ते वे उस कानून की शर्तों को पूरा करते हों। लेकिन दोनों का अंत एक ही है? बिल्कुल। ये जानना महत्वपूर्ण है कि दोनों ही प्रक्रियाओं का अंतिम परिणाम एक ही है, बच्चे को कानूनी रूप से वैध संतान का दर्जा और सभी अधिकार दिलाना। बस उन तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं। सुनने में तो ये व्यवस्था बहुत व्यापक और विकल्पों से भरी लगती है, लेकिन मैं उस सवाल पर वापस आना चाहती हूँ जो शायद कई लोगों के मन में होगा। क्या असल में इतने सारे कानून और एजेंसियां होने से प्रक्रिया धीमी और उलझी हुई नहीं हो जाती? मैंने सुना है कि लोगों को बच्चा गोद लेने के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है। क्या इसकी वजह ये कानूनी जटिलता है? यह एक बहुत ही जरूरी और प्रैक्टिकल सवाल है, और इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। अच्छा। देखिए, ये सच है कि प्रक्रिया लंबी हो सकती है, लेकिन इसकी मुख्य वजह कानूनों की जटिलता नहीं, बल्कि एक दूसरी ज्यादा बड़ी सच्चाई है। भारत में गोद लेने के इच्छुक रजिस्टर्ड माता पिता की संख्या हजारों में है, लेकिन कानूनी रूप से गोद लिए जाने के लिए उपलब्ध बच्चों की संख्या बहुत कम है। ये तो चौंकाने वाली बात है। ऐसा क्यों? हमारे देश में तो इतने सारे बच्चे हैं जिन्हें घर की जरूरत है। यहीं पर एक कानूनी पेच है।
हर अनाथ या बेसहारा बच्चा कानूनी तौर पर गोद लिए जाने के लिए फ्री नहीं होता। लीगली फ्री नहीं होता? जी, किसी बच्चे को लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन घोषित करने के लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को यह पक्का करना होता है कि बच्चे का कोई कानूनी दावेदार नहीं है या उसके माता पिता उसे सौंपने के लिए तैयार हैं और उन्होंने अपना फैसला बदलने के लिए दिया गया समय भी पूरा कर लिया है। और इसमें समय लगता है? इसमें समय लगता है और ये बच्चे की सुरक्षा के लिए जरूरी भी है। तो जो लंबा इंतजार है वो ज्यादातर इस बात का है कि सिस्टम में आपकी जरूरत के मुताबिक, मतलब उम्र, लिंग, स्वास्थ्य, कोई बच्चा लीगली फ्री घोषित हो। असल में कानूनों का उद्देश्य प्रक्रिया को जटिल बनाना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि बच्चे का भविष्य हर तरह से सुरक्षित हो और कोई भी ट्रैफिकिंग या गैर कानूनी गतिविधि न हो पाए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो शायद आम चर्चा में सामने नहीं आती। इंतजार की वजह सिस्टम में बच्चों की कमी है, ना कि सिर्फ फाइलों का ढेर। तो आज की इस पूरी बातचीत को समेटते हुए हम क्या कह सकते हैं? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि भारत में गोद लेने की प्रक्रिया सिर्फ एक कानूनी ढांचा नहीं है, ये देश की सामाजिक सच्चाई का आईना है। एक तरफ हमारे पास जेजे एक्ट जैसा आधुनिक, प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष कानून है जो हर भारतीय को माता-पिता बनने का समान अधिकार देता है। हाँ। दूसरी तरफ हमा जैसा व्यक्तिगत कानून है जो सदियों पुरानी सामाजिक और धार्मिक परंपराओं का सम्मान करता है। यह व्यवस्था जटिल लग सकती है, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है। बिल्कुल। आज की चर्चा से ये तो साफ है कि गोद लेना सिर्फ एक भावनात्मक फैसला नहीं, बल्कि एक बहुत ही जिम्मेदारी वाली कानूनी प्रक्रिया है। यह एक ऐसा कदम है जो एक बच्चे को सिर्फ घर नहीं, बल्कि वो पहचान, सुरक्षा और अधिकार देता है जो उसका हक है। और यह हमें एक गहरे सवाल पर भी लाता है कि क्या यह दोहरी व्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष और व्यक्तिगत कानून का सह अस्तित्व हमेशा के लिए सबसे अच्छा मॉडल है? समय के साथ क्या हमें एक यूनिफॉर्म एडॉप्शन कोड की जरूरत पड़ेगी जो सभी के लिए एक ही सुव्यवस्थित रास्ता तय करे? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर लगातार विचार होता रहता है। सही कहा, और यही सवाल हम अपने श्रोताओं के भी छोड़ जाते हैं। सोचिएगा जरूर कि एक ही मकसद के लिए कई कानूनी रास्तों का होना इस प्रक्रिया को ज्यादा सुलभ बनाता है या ज्यादा जटिल? क्या ये बहुस्तरीय व्यवस्था भारत की विविधता का सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका है, या क्या एक समान सुव्यवस्थित कानून हजारों बच्चों को जल्दी घर दिलाने में ज्यादा मददगार साबित हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जितना कानूनी है उतना ही सामाजिक भी।